नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक्षा। आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। बहुत बहुत गुड मॉर्निंग आपको। और हम आज लाइव हैं क्योंकि बहुत ही ऐतिहासिक फ़ैसला आने वाला है आज सुप्रीम कोर्ट का। फ़िलहाल सुनवाई चल रही है और मुझे लगता है कि जजमेंट आना शुरू हो गया है, जिसको कभी भी पब्लिक किया जा सकता है। प्रेरणा है हमारे साथ। प्रेरणा ने बहुत डिटेल में सेक्शन 377 को फॉलो किया हुआ है। अगर आपको नहीं पता कि सेक्शन 377 क्या है तो मैं एक छोटा सा आपको ब्रीफ दे देती हूँ, जिसके बाद आई विल आस्क प्रेरणा टू टेक ओवर। वो आपको बता देंगी कि इसकी पूरी हिस्ट्री क्या है, पूरा टाइमलाइन क्या है। असल में सेक्शन 377 इंडियन पीनल कोड के हिसाब से ये कहता है कि कोई भी अननेचुरल सेक्स, कोट एंड कोट अननेचुरल सेक्स, हालांकि अननेचुरल की उन्होंने कोई परिभाषा नहीं बताई है। अननेचुरल सेक्स अगर होता है तो उसको अपराध के दायरे में रखा जाएगा। कमाल की बात यह है कि जिसको हम नेचुरल सेक्स कहते हैं वो असल में अगर देखा जाए तो सिर्फ मिशनरी सेक्स होता है। कहा जाता है कि नेचुरल सेक्स वो सेक्स होता है जिससे कि बच्चे पैदा हो सकें, क्योंकि वही एक सेक्स है जो मॉरली सैंक्शनड है। बाकी किसी भी तरह का सेक्सुअल इंटरकोर्स हमारे मॉरल सोसाइटी में नहीं एक्सेप्टेबल है, और वो उसे डिज़ायर का, कार्नल डिज़ायर का और मॉरली एग्जैक्टली मॉरली लो उसे माना जाता है। तो यही अपने आप में बहुत डिबेटेबल है कि एक्चुअली नेचुरल सेक्स है क्या। 1861 में जब अंग्रेज़ हम पे राज कर रहे थे, मेरे ख्याल से 250 साल से भी ऊपर हो गए अगर जोड़ा जाए तो। 1861 का एक लॉ उस समय जो डीक्रिमिनलाइज करता था अंग्रेज़ों के समय विक्टोरियन मॉरल्स हम जिनकी बात करते हैं, रानी विक्टोरिया जिस समय ब्रिटेन की रानी थी और सारे कंट्रीज़ जिसको इंग्लिश या ब्रिटिश हम कहते हैं वो रूल कर रहे थे, उस समय जो लॉ था, कॉमन लॉ जो उस समय सारे कंट्रीज़ पे एप्लीकेबल था, वो ये कहता था कि अननेचुरल सेक्स जो है वो किसी भी तरह का अपराध है। अब अननेचुरल सेक्स को उसमें कुछ भी आ सकता है। यदि कोई व्यक्ति आ गया है, SC has down section 377। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 को स्ट्राइक डाउन कर दिया है। दिस इज अ लैंडमार्क जजमेंट। सारे जजेस जो हैं वो कॉन्कर कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। इन्होंने सेक्शन 377 को डिक्रिमिनलाइज कर दिया है। गे सेक्स इज लीगल नाउ। Regarding to right to privacy in the recent past, we were hopeful and we were positive, and that's what exactly Supreme Court has done today. They know that this section 377 was against a particular section of the society, LGBTQ, and they have given us a right, and we are so thankful for each one of them who have contributed to reach at this stage where we can enjoy our freedom, we can live a dignified life, we can be treated equal. Thank you very much, and thank you very much, Ajay, as well. All right, let's also get a word from Mr. Ashok Rao Kavi, who's with us live from Mumbai. Ashok Rao Kavi, it's been a long and hard struggle, but finally there's hope, there's light. The Supreme Court striking down 377, which criminalizes homosexuality. I am relieved that this 18-year battle has now come to an end, but the real work starts now, because now we have to walk and journey towards rolling out these equal rights. The right to marriage, the right to surrogacy, the right to adoption, the right to inheritance, all these will come because the fight has just started. I think the decriminalization had opened the floodgates of real freedom as far as we are concerned. Thank you very much, the Constituent Bench. I think you've determined the constitutionality, and you have said exactly what I have said, that you have said that section 377 should be read down, and consenting sex between two adults in private is not under the purview of section 377. Thank you very much. Harish Iyer, first response from you as well. जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बहुत सारे लोग, हम सभी होपफुल थे कि ये सेक्शन 377 को ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत पहले से इनफैक्ट जो इसकी पिछली भी सुनवाई हुई थी उसमें ये साफ था कि जो आर्ग्यूमेंट्स 377 को हटाने के फेवर में आ रहे थे लॉयर्स की तरफ से, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। चाहे आप पिछले साल के बाद जब राइट टू प्राइवेसी
के बारे में जब जजमेंट आया एंड एवरीबडी वॉज फ्री टू डू एनीथिंग इन देयर प्राइवेट लाइव्स, एंड जैसे कि पहले भी 377 के बारे में कहा जा रहा था कि किसी के बेडरूम में क्या होता है ये किसी और का मतलब नहीं होना चाहिए. द स्टेट, द लॉ कैन नॉट डिसाइड कि हम अपने बेडरूम में क्या करते हैं. अगर एडल्ट हैं, कॉन्सेंटिंग एडल्ट्स हैं, अगर एक दूसरे से सहमति है तो वो रिश्ता किसी भी तरह अननेचुरल कैसे हो सकता है. उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद बनी थी कि 377 स्ट्राइक डाउन हो जाएगा और फाइनली हो गया है. सो शुड वी फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि 377 था क्या इन डिटेल. थैंक यू सो मच प्रतीक्षा. सेक्शन 377 जो है, जैसा आपने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल से समझाया है लोगों को, कि एक छोटी सी बात है, कोई बहुत इसमें डिटेल नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग कानून नहीं है. ये इस सेक्शन कहता है कि किसी भी तरह का अननेचुरल सेक्स जो है उसमें वो दंडनीय है, पनिशेबल ऑफेंस है. उसमें उम्र कैद की सज़ा हो सकती है, 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, फ़ाइन हो सकता है. तो इस तरह से, और जैसा आपने बताया 1861 में जब ब्रिटेन की पार्लियामेंट में ये लॉ बना था, उस समय वहाँ पर भी इसे काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन फेस करना पड़ा था. वहाँ पे भी लोग ज़्यादा खुश नहीं थे इस चीज़ से. जो बहुत ज़रूरी बात हम यहाँ पर हमें करनी चाहिए इस वक्त, वो ये है कि किस तरह से एक पूरा ट्रेंड फॉलो हुआ है. 2001 में नास फाउंडेशन वर्सेस सुरेश कुमार कौशल जो केस था, उसमें ये चीज़ निकल करके सामने आई थी कि आखिर जो होमोसेक्सुअलिटी है, जो गे सेक्स है, उसको क्रिमिनलाइज जो किया गया है, ये गलत कितने स्तरों पर गलत है और इसे कैसे कानूनी रूप से एक्सेप्टेबल बना देना चाहिए, स्वीकार बना देना चाहिए. कि सबसे पहले तो मुझे इस शब्द गे सेक्स से प्रॉब्लम है. बिल्कुल बिल्कुल मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत है. आप इंटरकोर्स को किसी भी तरीके से मोरालिटी में कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं. अगर एक औरत के साथ अगर रहना चाहती है, अगर उसके साथ संबंध बनाना चाहती है, ये उन दोनों के बीच का मामला है. और आप अननेचुरल सेक्स डिफ़ाइन कैसे करेंगे. जैसा प्रतीक्षा ने बताया और बहुत अच्छे तरीके से बताया कि जो एक हेटेरोसेक्सुअल कपल है, जो सिर्फ और सिर्फ, यानी एक औरत और एक मर्द, एक पुरुष और एक स्त्री, जो बच्चा पैदा करने के लिए सेक्स करते हैं, सिर्फ उसी को मोरली एक्सेप्टेबल माना जाता है. उसके अलावा कुछ भी अगर है तो वो नेचर या नेचर के लॉ के खिलाफ है. तो मुकुल रोहतगी जो हैं, उन्होंने पैरवी की सुप्रीम कोर्ट में इस केस की जो सुनवाई हो रही थी, उन्होंने बहुत अच्छे तर्क दिए इस चीज़ को लेकर के. उन्होंने कहा कि जो विक्टोरियन मोरालिटी है 1861 की, जिसको लेकर के अभी तक चलाया जा रहा है, वो जो मोरालिटी है वो हम आज 160 साल बाद भी क्यों फॉलो करें. हो सकता है उस समय में ये मोरल माना जाता हो या होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनल पनिशेबल ऑफेंस माना जाता हो, लेकिन आज के समय में इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है. जो चीज़ें इसके अगेंस्ट कही जा रही थीं वो बहुत ही लचर थीं. कहा जा रहा था कि हमारा धर्म इसकी इजाज़त नहीं देता, हमारी संस्कृति इसकी इजाज़त नहीं देती. कई ऐसे देश हैं जिसमें पहले से ही होमोसेक्सुअलिटी जो है वो एक्सेप्टेबल है, कानूनी रूप से वैध है, उसमें कोई परेशानी नहीं है. जैसे नॉर्वे है, यूएस में भी होमोसेक्सुअल कपल्स की शादी लीगल हो गई थी. नाउ दे कैन मैरी एनीवेयर, वो वाली चीज़ भी है. लेकिन जब भारत की बात करते हैं तो भारत की संस्कृति वैसे ही इतनी ज़्यादा रिच रही है, इतनी ज़्यादा अपने आप में रंग बिरंगी रही है कि आप उसे परिभाषित नहीं कर सकते एक चीज़ में कि ये भारतीय संस्कृति है. अगर आप हेट्रोसेक्सुअलिटी की बात करते हैं, उसके अगर उदाहरण हैं, तो होमोसेक्सुअलिटी के भी कई उदाहरण हैं. तो मुकुल रोहतगी ने इस मामले में शिखंडी का उदाहरण दिया था. तो हम ये देख सकते हैं और कामसूत्र में भी इसका उदाहरण मिलता है. तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रख करके इस पूरे जजमेंट पे बात चल रही थी. नास फाउंडेशन का जो केस हुआ था, उसके बाद काफ़ी समय 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सेक्शन 377 को असंवैधानिक करार दिया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है उसने ये फैसला पलट दिया. उसने कहा कि आज़ादी के पहले भी बना हुआ अगर कानून है, क्योंकि ये जो कानून है ये आज़ादी के पहले का है, तो कई चीज़ें ऐसी हैं हमारे कानून में जो कि ब्रिटिश राज के समय की ली गई हैं, आज़ादी के बाद उनको वैसे ही कैरी फॉरवर्ड किया गया है, उनमें बदलाव नहीं हुए. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपराध करार नहीं दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि धारा सेक्शन 377 जो है वो संवैधानिक है. दिल्ली कोर्ट इस पे निर्णय नहीं दे सकती कि वो असंवैधानिक है या अपराध है या नहीं. इसके लिए पार्लियामेंट को ही कदम उठाना पड़ेगा. अगर आप किसी कानून में बदलाव लाना चाहते हैं तो ये पार्लियामेंट के थ्रू होगा, ठीक है. लेकिन अभी हाल में जब 10 जुलाई से केस की सुनवाई होनी शुरू हुई, 5 जजेस की जो बेंच है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा हैं, जस्टिस
नरीमन हैं, जस्टिस इंदु मल्होत्रा हैं, जस्टिस AM खानविलकर हैं, जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं। तो ये 5 जजेस की जो बेंच है ये इस पर सुनवाई कर रही है। तो जुलाई से जब से इसकी सुनवाई शुरू हुई है, हम देख सकते हैं कि मुकुल रोहतगी, अरविंद दातार, ये जो सारे वकील हैं, इन्होंने जिस पूरे मामले पर सुनवाई की है, उन अपने तर्क रखे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इन अपने पूरे आर्ग्यूमेंट्स को रखा है। और जो जजेस भी हैं उनका जो रिस्पॉन्स रहा है, जो उनके सवाल रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल रहे हैं। यानी कि हॉस्टिलिटी नहीं दिखी है कोर्ट में इस चीज़ को लेकर के। जो लोग आमतौर पे एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई बहुत विवादास्पद मुद्दा है, इस चीज़ को लेकर के पता नहीं किसका क्या ओपिनियन होगा, किसका क्या मत होगा, लेकिन इस मामले में देखा जाए तो 5 जो जजेस हैं उनका काफ़ी फेवरेबल रहा सवाल जवाब भी। और यही नहीं, इस चीज़ को सबसे ज़्यादा बूस्ट मिला जब अभी राइट टू प्राइवेसी पास हुआ। जैसा अब आपने बताया भी था, निजता का जो अधिकार है वो ये कुछ हाईलाइट हो रहा है टीवी पे। About fights. Queerness is about fighting for our rights, and we'll keep fighting for our rights every time something happens. So this is just a one step ahead of our fight. We will keep on fighting for everything that happens in our country, against freedom of expression, against freedom of citizens. This is what we'll do. So, it's a very emotional moment also for the people who have been struggling day out and day in. Simi, also, I would like to just read this one line which has been given out by Chief Justice of India, Deepak Misra himself. And he said that heterogeneous fiber of the society must be maintained. Constitutional morality can't be equated with popular sentiments. That's the kind of very progressive arguments which were put forward today by, when the 5-judge constitutional bench were reading out their verdict. In fact, it's a landmark verdict. Could go more. टीवी का शायद साउंड उनका नेटवर्क ब्रेक हो रहा है। और जो 5 जजेस की बेंच में जो जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा वो बहुत बड़ी बात है कि भले ही बहुत सारा ऐसा पॉपुलर सेंटिमेंट हो या आपको पॉपुलर सेंटिमेंट जो आप लोगों को देखें, लोगों की मास ओपिनियन देखें, उससे आपको ये लग सकता है कि हमें इसे क्रिमिनलाइज्ड ही रखना चाहिए। मगर उन्होंने ये भी कहा कि उससे कॉन्स्टिट्यूशन को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज संवैधानिक नैतिकता इन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बिल्कुल जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यानी संवैधानिक नैतिकता जो है वो मेजॉरिटी से नहीं गाइड नहीं हो सकती है। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। बहुत ही ये इस तरह का जो जजमेंट है, ये जैसा हम बात भी कर रहे थे इस लाइव से पहले, एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि जैसा हमने कहा कि जैसे कई देश वैसे ही हैं जहाँ पे गे सेक्स है वो से स्वीकार किया गया है, वैसे ही काफ़ी समय से भारत में ये इसकी लहर चल रही थी। कोई ये 2 साल 3 साल की बात नहीं है, लगभग मेरे ख्याल से 20 साल पुराना फाइट है ये। लगभग 2 दशकों से जो एक्टिविस्ट्स हैं, जो लोग हैं, वो लड़ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनको एक क्रिमिनल की तरह देखना बंद किया जाए। देखिए, सबसे पहली बात जो इसमें समझने की ये है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के डीक्रिमिनलाइज कर देने से या इस बात को कह देने से कोई चुटकी बजा के बदलाव नहीं आ जाएगा। जो समाज है समाज वही रहेगा। जो लोग अभी इसके अपोजिशन में हैं वो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से इसके सपोर्ट में नहीं आ जाएंगे। उनका ये नहीं होगा कि अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये अपराध नहीं है तो हम तुम्हें नॉर्मली ट्रीट करेंगे। आप फिल्मों को देखिए, फिल्मों में जो भी होमोसेक्सुअल कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, आमतौर पर जो मर्द जिनको दिखाया जाता है वो कैरिकेचर की तरह दिखाए जाते हैं कि भाई किसी पुरुष ने उनको छू लिया तो उनके अंदर बिजली दौड़ जाती है, वो बिल्कुल इस तरह से तैयार होते हैं, इस तरह से बोलते हैं। गे का जितना भी, लेस्बियन का तो रिप्रेजेंटेशन मुझे लगता है काफ़ी कम है। कुछ फिल्मों में, एक आधी फिल्मों में है भी, बट इट हैज़ मेजरली रिमेन्ड एक ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर की तरह, ठीक है, एक इरोटिक फिल्म की तरह, हाईली सेक्सुअलाइज्ड। और वहीं पे जब हम गेस की बात करते हैं तो उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कॉमिक रहता है, बहुत ही कैरिकेचरिश रहता है। उसमें यह है कि वो हमेशा एक हाइपर सेक्सुअल, जैसे अगर कोई व्यक्ति गे है तो वो सिर्फ एक सेक्सुअल बीइंग है, वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है ही नहीं। ना वो पढ़ता लिखता है, ना वो अपनी लाइफ में और कोई काम करता है, ना वो खाना बनाता है, ना वो खाना खाता है, ना वो दोस्तों से मिलता है। वो सिर्फ और सिर्फ सेक्स ही करता है। और जो उसे पुरुष इतने पसंद हैं कि वो पुरुषों के पीछे भागता रहता है और पुरुष उससे अपना पट्टा छुड़ाते रहते हैं कि नहीं छोड़ो भाई, रहने दो। बिल्कुल, कि हमारे यहाँ
कल्चर में गे पुरुष की रिप्रेजेंटेशन ऐसी ही है कि वो जाएंगे और वो सिर्फ हरास करेंगे, वो पुरुषों के पीछे पड़ जाएंगे और वो बेचारा पुरुष जिसको किसी महिला से प्रेम है वो डरा डरा रहेगा कि अरे ये कहीं मेरे ऊपर अटैक ना कर दे। एक एलियन, एक बीस्ट, एक जानवर की तरह हमेशा उनका कल्चर में गे पुरुष का रिप्रेजेंटेशन रहा है, कुछ कॉमिक रहा है और बहुत ही ऐसी ऑफ स्ट्रीम कुछ फिल्में बनी हैं अलीगढ़ जैसी, जिनमें एक्चुअली इन मुद्दों को उठाया गया है। और मुझे याद है अलीगढ़ में एक सीन भी है जिसमें जो प्रोफेसर सिराज का किरदार है वो ये कहता है कि आप मेरी एग्जिस्टेंस को या मेरे होने को एक 3 लेटर्स के शब्द में कैसे लिमिट कर सकते हो। आई एम नॉट जस्ट GAY गे, आई एम मच मोर देन दैट। सिर्फ मेरी सेक्सुअल आइडेंटिटी से ही मुझे क्यों डिफाइन किया जाता है। और एक अभी हमने एक स्टैंड अप कॉमिक एक्ट बहुत पॉपुलर हुआ था, हैना गैट्सबी का, ऑस्ट्रेलियन कॉमेडियन है, लेस्बियन है अपनी सेक्सुअल प्रेफरेंस से, और उन्होंने ये कहा था कि जब मुझे लोग इंट्रोड्यूस करते हैं तो बोलते हैं ये मिलिए लेस्बियन कॉमेडियन से। मैं हालांकि दिन भर खाना बनाती हूँ पर कोई मुझे इस तरह इंट्रोड्यूस नहीं करता कि ये मिलिए एक शेफ कॉमेडियन से। हमेशा होमोसेक्सुअल की आइडेंटिटी केवल उसकी सेक्सुअलिटी से ही डिसाइड होती है, जबकि हेटेरोसेक्सुअल के केस में ऐसा नहीं है। नहीं होता है क्योंकि वो नॉर्मल है तथाकथित रूप से, सोसाइटी के हिसाब से, कानून के हिसाब से वो अब तक नॉर्मल माने जाते थे कि भाई नेचर ने, प्रकृति ने जैसा आपको बनाया है आप उस हिसाब से बिल्कुल ठीक है, आप में कोई खामी नहीं है। अब यही चीज़ है कि ये सुप्रीम कोर्ट का इस सेक्शन 377 को स्ट्राइक डाउन करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि कानून का सहारा लेकर के बहुत सारे होमोसेक्सुअल जो जोड़े हैं, जो कपल्स हैं, उनको हैरेस किया जाता था कि हम तुम्हारे बारे में जाकर बता देंगे, उन्हें डराया जाता था, धमकाया जाता था। अब कम से कम ये वाली चीज़ नहीं रह सकती है। लेकिन अब जैसे ये बात है कि होमोसेक्सुअलिटी जो है अगर उसे लीगल कर दिया गया है ठीक है, लेकिन इससे आगे भी बहुत सारे स्टेप्स हैं जिनके ऊपर सोसाइटी को काम करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। क्या आप एक होमोसेक्सुअल कपल को, एक होमोसेक्सुअल जोड़े को अपने घर में किराए पर कमरा देंगे? क्या आप अपने क्लास में, जिस क्लास में आप टीचर हैं, उस क्लास में आप जिस तरह से कंफर्टेबल होते हैं एक हेटेरोसेक्सुअल जोड़े को लेकर के, क्या आपकी क्लास में अगर कोई होमोसेक्सुअल कपल होगा क्या आप उसको लेकर के कंफर्टेबल होंगे? क्या आपका कलीग है, जो आपके कलीग है, अगर वो एक लेस्बियन है, वो अपनी पार्टनर के साथ रह रही है, ऑफिस आती है, उसके साथ समय बिताती है, आप उसको लेकर के क्या कंफर्टेबल हो पाएंगी? तो ये बहुत सारी मुझे लगता है सबसे बड़ी बात ये कि अगर आपके जो अपने बच्चे हैं, हम इतना ग्लोरीफाई करते हैं बच्चों को, चिल्ड्रंस डे, ये वो भगवान का रूप एंड एवरीथिंग, अगर आपके अपने बच्चे कल आपको आके कहें कि वो समलैंगिक है तो क्या आप उन्हें अपनाएंगे? बिल्कुल, है ना, क्योंकि या आप उन्हें घर से निकाल देंगे। और मुझे लगता है कि सोसाइटल कॉन्सिक्वेंसेस के अलावा इसके बहुत सारे लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं जो कि काफ़ी एक पॉजिटिव चीज़ लेकर आए हैं। कि पहले बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं, हम लोग चूँकि मीडिया में हैं शायद हम तक रिपोर्ट होते हैं मगर जनरल पॉपुलेशन तक नहीं पहुंचते हैं। वो ऐसे इंसिडेंट्स हैं कि किसी एक पुरुष का रेप किसी दूसरे पुरुष ने कर दिया क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल था, और देयर इज़ नो कोई लीगल उनके पास कोई उपाय नहीं है, कोई उपचार नहीं है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो रेप की डेफिनेशन है वो महिलाओं तक सीमित है कि अगर एक महिला के साथ एक पुरुष उसको पेनिट्रेट करता है किसी भी तरह, किसी ऑब्जेक्ट से या खुद अपने प्राइवेट पार्ट से, तो उसको रेप माना जाता था। पुरुष के रेप की कोई डेफिनेशन अभी नहीं है, तो कानूनी तौर पर भी वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, क्योंकि बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं इसके बाद जो हमें लाने पड़ेंगे। सेक्शन 377 स्ट्राइक डाउन होने के साथ एक और प्रॉब्लम है कि सेक्शन 377 ही एक ऐसा सेक्शन था जो उस अननेचुरल सेक्स में और भी बहुत कुछ शामिल था, जैसे बेस्टियलिटी। एक व्यक्ति है, कई हमने केसेस पढ़े कि MP में या कई ऐसी जगहों से केसेस आए जिसमें एक पुरुष ने जाके एक गाय का रेप कर दिया या फिर एक मरे हुए जानवर का रेप कर दिया। ऐसे केस में जानवर आपको अपनी कॉन्सेंट नहीं दे सकते, इट इज़ वेरी नॉर्मल। जो चीज़ें इन चीज़ों से भी अगर कोई लॉ सज़ा दे रहा था तो वो सेक्शन 377 था। स्ट्राइक डाउन होने के बाद, और कमाल की बात यह है कि यही लॉ जो जानवरों के साथ सेक्स को अननेचुरल कहता था, वही लॉ पुरुष और पुरुष के सेक्स को भी अननेचुरल कहता था, जो कि बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो उसमें
लॉ कमीशन की 172वीं रिपोर्ट आई थी, उसमें ये कहा गया था कि काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं 377 की वो बाकी जगह कवर हो चुकी हैं, तो इसे हटा दिया जाना चाहिए। इसी के बाद 2001 में नास फाउंडेशन वर्सेस सुरेश कुमार कौशल वाला केस शुरू हुआ था। उसके बाद पुत्तुस्वामी जजमेंट आया और राइट टू प्राइवेसी वाला, और उसके बाद से ये बहस तेज़ी से बढ़ गई। अभी नवतेज सिंह जौहर जिनकी प्ली पर ये पूरी बात शुरू हुई थी, उस चीज़ को 20 साल हो गए हैं जैसा हम डिस्कस कर रहे थे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब जैसे बिस्टियलिटी वाली बात है, बिस्टियलिटी ऑलरेडी एक ऑफेंस है और उसके लिए कानून है, लेकिन यहाँ होमोसेक्सुअलिटी में चूँकि जो इंसानों की प्रेफरेंस है उसको लेकर के बहस चल रही थी, तो ये उस तक रखा गया है। तो ये बिस्टियलिटी वाला इशू उसमें इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। नहीं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू पुट एम्फेसिस ऑन इज कि ये लॉ कितना गलत था अपनी जगह पे, कि जो बेस्टियलिटी को उसी सेम लॉ के अंडर आप बेस्टियलिटी को भी ला रहे हैं और उसी सेम लॉ के अंडर आप एक जानवर जो आपको कंसेंट नहीं दे सकता, अपनी सहमति नहीं दे सकता, आप उसको इक्वेट कर रहे हैं एक पुरुष से या एक स्त्री से जो सहमति से आपके साथ रह रहा है, आपके साथ संबंध बनाना चाहता है। तो ये बहुत ही अपने आप सोचिए कि एक इंसान को की एक जानवर से तुलना की जा रही है इस मामले में जहाँ पे तुलना का कोई स्कोप ही नहीं है। तो इस बात पे सबसे ज़्यादा दिक्कत उन लोगों को होनी चाहिए। और जो लोग इतने ज़ोर शोर से कह रहे थे कि होमोसेक्सुअलिटी क्राइम है, गे सेक्स एक क्राइम है, अननेचुरल सेक्स एक क्राइम है, उनको ये पता होना चाहिए कि बच्चा पैदा करने के अलावा की गई कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो 377 के अंडर एक अपराध ही होती है। तो अगर आप एक हेटेरोसेक्सुअल कपल भी हैं, आप एक पति पत्नी भी हैं, अगर आप पति पति नहीं है, पत्नी पत्नी नहीं है, अगर आप पति पत्नी भी हैं, तो भी अगर आप अपने बेडरूम में कुछ ऐसा करते हैं जो कि नेचुरल नहीं माना जाता है, तो आपको सज़ा हो सकती थी। क्योंकि इस लॉजिक के हिसाब से जिसे हम ओरल सेक्स कहते हैं वो भी अननेचुरल हो जाता है, या फिर एक पति और पत्नी के बीच में, पति और पत्नी जिसको हम एक लेजिट वैलिड रिलेशनशिप मानते हैं मॉरली, अगर उनके बीच में भी एनल सेक्स की क्रिया होती है तो वो भी अपराध में शामिल हो जाती। तो क्या आप इसके लिए तैयार थे? क्या आप ओरल सेक्स को गुनाह मानने के लिए तैयार थे? हालांकि उस पर कोई बात नहीं हो रही है, कोई बात करना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि फिर कमेंट सेक्शन में आप जा करके देखिए, आपको पता चलेगा कि क्योंकि फिर ये कहा जाएगा कि ये बेडरूम का इशू है। हाँ, बेडरूम का एग्जैक्टली बेडरूम का इशू है, बेडरूम तक रहना चाहिए, इसलिए तो बहस हो रही है। आप बेडरूम से लेकर के उससे बाहर आए हैं, इसलिए उस पर इतना बड़ा जजमेंट दिया जा रहा है कि लोगों को अपनी बेडरूम से बाहर की लाइफ में डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ रहा है, उनको बहिष्कृत किया जा रहा है, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, इसीलिए तो इस पे बहस हो रही है। अगर ये सिर्फ वही रहता, बेडरूम की बात अगर वहीं तक रहती, तो फिर किसी को इससे कोई परेशानी नहीं होने वाली थी। जिन लोगों ने इसे परेशानी बनाया, उसी की वजह से आज से 150 साल बाद, 156 साल बाद अब जा कर के हमारे कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जजमेंट दिया है और अब जा कर के ये डिक्रिमिनलाइज हुआ है। तो जो जहाँ से बात शुरू हुई थी उस चीज़ को लेकर के ही तो आज इतनी ज़्यादा बहस हो रही है। तो अब आप कमेंट करने से पहले सोच लीजिए। और हम बस एक मैं लास्ट पॉइंट रखूंगी, हम जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहे थे और साथ में जो हम आगे लीगली और लिए जाने वाले स्टेप्स की बात कर रहे थे, तो शायद ये एक पहला स्टेप है। मे बी इन फ्यूचर वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट होमोसेक्सुअल मैरिजेस, अडॉप्शन, एवरीथिंग, सब कुछ इसके अंडर आना चाहिए। अगर कोई दो पुरुष या दो महिलाएं एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो हो सकता है वो एक मैट्रिमनी में रहना चाहें, हो सकता है वो एक बच्चा भी अडॉप्ट करना चाहें, और शायद हम इस मानसिकता से लोगों को बाहर निकाल पाएं कि अगर बच्चा पालना है तो ये काम एक औरत ही कर सकती है। ऐसा नहीं है, दो पुरुष भी मिलकर एक बच्चा पाल सकते हैं। और नहीं, हम इतना आगे आ चुके हैं एज अ रेस, एज एक प्रजाति के तौर पे इंसान इतने आगे आ गए हैं कि एक ट्रांस औरत और एक ट्रांस मर्द अपने शादी करके एक साथ रह रहे हैं, और जो ट्रांस औरत जो अब मर्द है उसके पास यूट्रस है एंड शी हैज़ गिवन बर्थ टू अ बेबी, और वो बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं। कई जगहों पर ऐसे होमोसेक्सुअल कपल्स हैं जिन्होंने शादी की, जिन्होंने बच्चा अडॉप्ट किया, या फिर अगर वो औरतें हैं, होमोसेक्सुअल कपल्स में अगर औरतें हैं तो उन्होंने इंसेमिनेशन करवाया, उन्होंने खुद बच्चा पैदा किया और अब वो बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर रही हैं। तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ को समाज में अपनाने की ज़रूरत है, और वो सिर्फ कानून से नहीं होगा। उसके लिए आपस में बात करने, आपस में दिमाग खोलने की, उससे अपनी सोच बड़ी करने की ज़रूरत है। और ये एक बहुत सुनने में बहुत प्रीची लग रहा है, लेकिन असल में ज़रूरत इसी की है और किसी चीज़ की नहीं है। आप बस एक बार किसी चीज़ को आप सतही तौर पर देखने के बजाय उसे नॉर्मली लीजिए, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। ठीक है, अब हमें कमेंट्स ले लेने चाहिए। कोई कमेंट है? एक दो कमेंट्स हैं। पहले तो उनके
को बोला है अब्दुल वहाब कि अगर कोई मरी हुई औरत को इस पे फोकस करिएगा। कोई मरी हुई औरत को कब्र से निकालकर रेप करता है तो उसे भी नेचुरल कर देना चाहिए क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा है। हाँ मतलब आप ही पे प्लीज खड़े हो जाते हैं। हाँ खड़े हो जाए, चलिए ठीक है। नहीं आप प्लीज आप ये सवाल का जवाब आप दीजिए। मुझे पता नहीं, मुझे इस सवाल का मुझे मतलब ही नहीं समझ में आया है कि कब्र से अगर किसी को निकाल के आप कब्र से किसी को निकाल कर सेक्स से आप तो हो नहीं सकता वो पहली बात तो वो सेक्स है नहीं, क्योंकि अगली पार्टी आपको कॉन्सेंट देने के लिए राजी क्या छोड़ो जीवित ही नहीं है। थोड़ा और डिफाइन करके समझा दीजिए। हाँ, अमितेश जो हमारा भी कैमरा हैंडल कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि शायद कॉन्सेंट समझा देना है। कॉन्सेंट का मतलब सहमति होता है। अगर मैं किसी व्यक्ति के साथ संबंध तुम पानी पियोगी नहीं, तुम ये अगर तुम हाँ कहोगी तो तुम्हें मैं पानी दूंगी। Exactly. मैं ना कहा तो मैं पानी वापस हाँ, और अगर मैं ना कहूंगी, इसे कॉन्सेंट कहते हैं, और अगर मैं ना कहूंगी तो जरूरी तो ये इनको कोई अधिकार नहीं है कि ये बोतल खोल के मेरे मुंह में पानी ठूस दे। ये कॉन्सेंट होता है, ये हाँ या ना का कॉन्सेप्ट होता है। और सेक्स में यही, कोई भी वर्ड जिसको आप सेक्स कहते हैं वो लेजिटिमेट है, वो वैलिड है। जो सेक्स नहीं है यानी कि जो जिसमें सहमति नहीं है उसको रेप कहा जाता है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप किसी डेड बॉडी को डिग आउट करके उसके साथ सेक्स करके, और मतलब इसका तो कोई पॉइंट ही नहीं है, इसको आप इक्वेट ही कैसे कर सकते हैं, क्योंकि होमोसेक्सुअलिटी में तो दोनों पार्टीज की कॉन्सेंट है। और कोई सवाल? एक ये है सवाल कि मान लीजिए दो पिता हैं तो वो साथ रहना चाहते हैं, लेकिन फिर बच्चा कहाँ से आएगा? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। क्या नाम है इनका? इनका नाम मैं बता देता हूँ, सुशील चौहान। सुशील जी, आपका सवाल वैलिड है या आप क्रॉस क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं मुझे पता नहीं, मगर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ऑर्फनेजेस में। नहीं, जैसे अभी हमने ये भी तो कहा कि कई सारे ऐसे कपल्स हैं जिन्होंने, मान लीजिए दो पिता हैं, वो IVF बेबी के द्वारा अपना बच्चा पैदा करवा सकते हैं। वो बहुत सारी सरोगेट मदर्स मिल जाएंगी जो उनका बच्चा पैदा करने के लिए तैयार होंगी। ये दूसरी बहस है। वो आगे चल करके अगर आप इसे खुलकर अपनाएंगे तो वो अपने आप इस चीज को भी अपना। अडॉप्शन की बहस ही दूसरी है, लेकिन हाँ अगर आप बात करें, अगर आप अपना खून चाहते हैं तो दैट इज समथिंग एल्स। हमारे पास सरोगेसी के और डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल प्रेगनेंसीज के ऑप्शन है, मगर देयर इज़ ऑल्सो द फैक्ट कि बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ ऑर्फनेजेस में हैं जिन्हें नए जीवन की ज़रूरत है, जिन्हें अगर आप अडॉप्ट करें तो आप उन्हें एक नया जीवन दे सकते हैं, उन्हें एजुकेशन देके, उन्हें फूड, क्लोथिंग, उनका ख्याल रखकर। और कोई सवाल? किसी ने बोला नहीं कि होम्योपैथी वाला है, होम्योपैथी इस बीमारी का इलाज है। होम्योपैथी कोई बीमारी नहीं है, इसलिए इसका कोई इलाज नहीं है। बहस खत्म, इस पे बहस की कोई जरूरत नहीं। जो सवाल सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है कि प्रकृति के विपरीत है, नेचुरल सेक्स के विपरीत, मतलब नेचर के विपरीत। मुझे लगता है कि हम इस पे वी हैव टॉक्ड इनफ ऑन दिस। हम इस पे इतनी ज़्यादा बात कर चुके हैं। इनफैक्ट हमारा पूरा डिस्कशन ही इसी बात पे था कि क्या नेचुरल है, क्या अननेचुरल है। एग्जाम्पल दे दीजिए ना। होमोसेक्सुअलिटी तकरीबन 150 से 200 से ज़्यादा प्रजातियों में पाई जाती है। ये इस बात का सबूत है कि प्रकृति होमोसेक्सुअलिटी के अगेंस्ट नहीं है। मोरालिटी, आपकी मोरालिटी इसके अगेंस्ट है। आप अपनी मोरालिटी को प्रकृति के से इक्वेट नहीं कर सकते हैं। आप अपनी नैतिकता को प्रकृति की परिभाषा नहीं दे सकते हैं। ये समझने वाली बात सिर्फ इसलिए कि आपको लगता है कि आप एक बड़ी संख्या में हैं, वो सबका सत्य नहीं हो सकता है। और कुछ बीमारी है ये। We would really not like to answer it. बहुत ही गलत है, सिर्फ मेल फीमेल की चीज़ है। कोई सवाल हो, मतलब सवाल कुछ कंस्ट्रक्टिव सवाल, जिस सवाल का जवाब देने का क्योंकि मन करे। मुझे लगता है कि ये ऐसे एक्सपर्ट कमेंट्स हैं जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने आज दे ही दिया है, तो हम कौन होते हैं उस पर बोलने वाले। कोई और ऐसा कुछ वीडियो हो जो जिस पे हम डिस्कस कर सकें, तो कोई और ऐसा कमेंट हो। आई एम सॉरी। इनका एक का सवाल है मिस्टर प्रत्युष गुप्ता, क्या अभी भारत में गे कपल एंड लेस्बियन कपल कानूनी तौर पर साथ रह सकते हैं? बिल्कुल रह सकते हैं। आज से अभी 15 मिनट पहले जो फैसला आया उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल रह सकते हैं। अब मेल्स के साथ जबरदस्ती होगी तब शायद फीमेल्स का दर्द समझ पाएंगे, ऐसा। ये इरेलेवेंट भी है और ये थोड़ा सा क्रूएल है ना कि और कहना क्या चाहते हैं? हाँ, कि मतलब अगर औरतों का रेप होता है तो पुरुषों का भी होना चाहिए। नहीं, ये कोई बात नहीं हुई। बहुत गलत। उनके हिसाब से ये डिसीजन इस चीज़ के लिए
नहीं 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 ये सेक्स लीगल है तो उनके पास कोई काम नहीं है, सेक्स जबरदस्ती करेंगे आप लोगों के साथ। अब तो लीगल है ये तो गे होमोसेक्सुअलिटी लीगल है, रेप लीगल नहीं है। नहीं है, वो किसी का भी हो लीगल नहीं है, ये आप समझ लीजिए। कॉम्प्लीमेंट है उनके लिए कि ये मोटी खुद ही लेस्बियन है। ओ अच्छा, ये किसने बोला? नहीं, एक तो आप मोटी किसको कह रहे हैं पता नहीं, क्योंकि मुझे लगता है हम दोनों ही काफी, आपके लिए भी आया था कि अच्छा यही प्रतीक्षा है, यही मोटी प्रतीक्षा है। हाँ अच्छा, यही मोटी के प्रतीक्षा। अलावा इनको कुछ मतलब आई डोंट नो। हाँ तो मतलब अब पता नहीं आप किसको मोटी, मतलब हम दोनों ही मोटे हैं और मैं क्या। नहीं, आई टेक दैट बिकॉज मुझे नहीं मुझे आदत हो गई। हाँ, क्या नाम है इनका जिन्होंने कहा? ऋतुपर्ण त्रिपाठी जी ने क्या कहा है? अच्छा मैं लेस्बियन हूँ। अच्छा ठीक है, मोटी तो लेट्स कीप इट असाइड, आई टेक दैट फॉर माई सेल्फ। अच्छा अगर हूँ तो क्या, नहीं हूँ तो क्या, राइट? सो लेट्स कीप इट एट दैट। इसी बात पे हम तब से बहस कर रहे हैं कि किसी के बेडरूम में क्या है क्या नहीं है। आप बोल तो ऐसे रहे जैसे लेस्बियन कोई गाली है। आप मुझे बेईमान नहीं कह रहे हैं, आप मुझे चोर नहीं कह रहे हैं, आप मुझे लेस्बियन कह रही हैं। गाली कैसे है? आप खुद सोच कर देखिए। अगर मेरी जगह कोई भी इंसान हो, अगर मैं लड़की हूँ, कोई और भी लड़की होती है, अगर उसे लड़कियाँ पसंद हैं तो इसमें बुरी बात क्या है? मैं अगर लेस्बियन नहीं भी हूँ तो आपको उससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर मैं हूँ भी तो भी आपको उससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई थिंक आई हैव आंसर्ड इट प्रिसाइजली। और ये बहुत बड़ा मतलब I don't know, insult करनी है तो लेस्बियन बोल दो, ये इंसर्ट करनी है तो लेस्बियन बोल दो, इंसर्ट करनी है तो गे बोल दो। है क्या? हाँ मतलब फॉर स्टार्टर्स यू हैव टू नो दैट दिस डजंट वर्क लाइक दिस। ये इस तरह काम नहीं करता। एक राजेश सिंह राठौर है, इसको आप लोग जैसे लोग हैं जो इसको लागू कराना चाहते हैं, जो एक गलत है। लागू तो हो गया दोस्त, अब हम क्या क्या कराना चाहेंगे? अब तो हो गया। ये भी लिखा है कि समलैंगिकता को आखिर इतना बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? नहीं, समलैंगिकता को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है दोस्त, स्वीकृति दी जा रही है। समलैंगिकता को स्वीकृति दी जा रही है। आप किसी चीज को, ये कोई कल्ट नहीं है जिसे आप फैला देंगे, ये कोई धर्म नहीं है जिसे आप फैला देंगे, ये कोई विचारधारा नहीं है जिसे फैला देंगे। ये एक इंसान का सेक्सुअल नेचर है जिसे आप फैला नहीं सकते। मैं बोल नहीं सकती कि XYZ आप प्लीज समलैंगिक हो जाओ। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। पीपी अब से तुम लेस्बियन हो। आई विल ट्राई। और कोई और दूसरा सवाल? इसी टाइप के बच्चों का क्या होगा अगर दोनों पेरेंट्स सेम सेक्स के? तो बच्चों को सिर्फ प्यार चाहिए होता है, बच्चों को जेंडर समझ में नहीं आता जब वो पैदा होते हैं। नहीं, उनके कहने का ये मतलब है कि बच्चे कैसे होंगे? पालेंगे कैसे? पलेंगे, आराम पल जाएंगे। ये भी सवाल है। एक मेरा सवाल है कि अक्सर क्या होता है कि जो जिनके बच्चे गे या फिर दूसरे सेक्स के साथ होते हैं, उसको माँ बाप घर से निकाल देते हैं, मतलब उनको कैरी नहीं करते, तो उनके लिए ये क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव? नहीं, मुझे लगता है उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है, क्योंकि जब एक लीगल लेवल पे कोई चेंज आता है। हाँ, सवाल अमितेश का ये था कि जो बच्चे रियलाइज़ करते हैं कि वो होमोसेक्सुअल हैं और फिर उनके पेरेंट्स उन्हें अपनाते नहीं है, वो घर से निकल जाते हैं या निकाल दिए जाते हैं, तो क्या ये उनके लिए पॉजिटिव है? मुझे लगता है बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि जब लीगल लेवल पे किसी चीज़ की एक्सेप्टेंस आ जाती है तो सोसाइटी में उसकी एक्सेप्टेंस आना बहुत कंपैरेटिवली ईजी हो जाता है। बहुत आसान नहीं होता, बहुत जल्दी आसान नहीं होता, लेकिन हाँ एक प्रेसिडेंट है, शुरुआत है कि जब कानून ने इसको स्वीकृति दे दी है, तो आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? ठीक है, तो वो राइट टू प्राइवेसी जैसे है कि मेरी निजता का अधिकार मुझे इस देश के कानून ने दिया है, आप कौन होते हैं उसे छीनने वाले? और लीगल होने के साथ एक प्लस पॉइंट और है कि कम से कम जिसे हम कमिंग आउट करना कहते हैं, कि आप फाइनली दुनिया के सामने एक्सेप्ट कर सके कि आप गे हैं या आप लेस्बियन हैं या आप ट्रांस हैं या व्हाटएवर, तो वो अब थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम बताएं दुनिया को कि हम लेस्बियन हैं या हम गे हैं, उसके बाद हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कानून कम से कम, हमें कोई भी ना अपनाए पर कानून कम से कम हमें अपना रहा है। मेरे ख्याल से अब हमें रैप अप करना चाहिए। अगर आप ये लाइव फेसबुक पर देख रहे हैं अभी और आप चाहते हैं इस तरह का और कंटेंट आप तक पहुंचते रहे, हम लाइव वीडियोस करते रहें, डिस्कशन करते रहें, डिबेट्स करते रहें, आपके सभी सवालों का, अगर वो वैलिड सवाल है तो उनका जवाब मिलता रहेगा। अपनी जितनी भी हमारी थोड़ी मोड़ी मेंटल कैपेसिटी है उसके मुताबिक हम आपको
जवाब देते रहेंगे। आप हमारे पेज को लाइक करें, ऑर्डिनरी पेज हमारा फेसबुक जिस पे आप ये लाइव देख रहे हैं। और अगर इस लाइव का यूट्यूब कट आप देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ यूट्यूब पे बेल आइकन दबा दें जिससे हमारे सारे वीडियो आपको मिलते रहें। एक चीज़ और, सबको लग रहा है ये मोदी की वजह से हुआ है। मोदी की वजह से नहीं, मैं ये बात साफ कर दूं कि सरकार ने बहुत पहले इससे हाथ झाड़ लिए थे। सरकार ने बहुत पहले बोल दिया था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वही मान्य होगा। ये कोई ट्रिपल तलाक की तरह का फैसला नहीं था जिसमें सरकार का एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा हो। तो मुझे लगता है कि आप बहुत सारी चीज़ों के लिए मोदी गवर्नमेंट को क्रेडिट दे सकते हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है शायद, पर आप ये एक ऐसा फैसला है जिसके लिए आप क्रेडिट नहीं दे सकते। ये कम्प्लीटली सुप्रीम कोर्ट के हाथ में इससे था। सरकार इस पूरे निर्णय से, इस डिसीजन से बाहर थी। बहुत पहले उन्होंने हाथ झाड़ लिए थे, बात है ये, तभी उन्होंने कह दिया था। तो अब हम रैप अप करते हैं। मैं लाइक सब्सक्राइब की अपील कर चुकी हूँ। आप ज़रूर हमारा पेज लाइक करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।